तो भाई कल हमारे बलिदान में 3 पैराग्राफ रह गए थे, दो हमने पढ़ दिए थे। पहला और दूसरा, जिसमें अरखू जो था वो ख़त्म हो गया था। और उसका अंतिम संस्कार हो करने में उसके जो लड़का था, गिरधारी नाम था शायद उसका, वो भी ख़त्म, वो मतलब ख़त्म तो नहीं, उसका सारा धन बर्बाद हो चुका था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिरधारी उदास होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपया और 30 रुपया से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पर ही है। साल भर हो गई, छुड़ावे की नौबत ही न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़ें रखी, जिसकी मेड़ें बनाई, उसका मजा अब दूसरे उठाएंगे। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उसकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उनकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 24 था, कोई 22 था, कोई नाले वाला, कोई तरैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच आता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके बिना उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता है और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता है, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये देकर, नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलख बिलख रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा हो। गिरधारी से उसके खेत छिन गए। जो कल्लू था, कालिका दीन, हाँ, उसी ने 100 रुपये दिए और 10 रुपये बीघे से 10 बीघे खेत को पट्टे पे ले लिया। पट्टे पे ही दिया शायद इसमें। और जो ऐसा लग रहा था कि हरखू आज ही मरा हो मानो, क्योंकि उस घर में चूल्हा नहीं जला था। और गांव में भाई सब कुछ खेत ही होता है हर आदमी का। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का वानी, आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया, सब तो हैं,
आपस में यह चढ़ाव उतरी नहीं करना चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों उसको कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती हैं, सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिकादीन की स्त्री से छेड़छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा। उसके खेत चले गए भैया, अब क्या होगा उसका। आगे पढ़ते हैं। अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में होती। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। भाई उससे खेत छिन गया तो उसका सब कुछ छिन गया। आगे बढ़ते हैं। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लगावेगा। वह दिन अब कहाँ, जब गीत गा गा कर हल चलाता था। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खेत कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों में से आंसू की झड़ी लग जाती है। गांव के दो चार सज्जन जो कालिकादीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अब कोई समझता कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उड़ेड़ हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार क्या कर खाया, क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाना। इस प्रकार 30 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगे। मतलब जो आषाढ़ का मास होता है, स्प्रिंग सीजन इंग्लिश में, स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु वो आ गई और खेतों में हल जोतने का टाइम आ गया। बढ़ई हल ठीक करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुट्ठियाँ टूट गई हैं, मुठिया टूट गई है हल की। इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजते फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी किसी खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, जो 2-4 दिन ठहरकर बोना चाहिए।
गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता रहता। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर अब कब तक खिलाओगे? निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न हो देने पाया था कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हिला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अंगोरे बैठे रहेंगे। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में ही बात रहे, कभी कभी आँख से देख तो लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो दिखा खिलाने को तो भूसा है। उसने कहा, गिरधारी ने, क्या नाम था, मंगल सिंह से, मेरे पास भूसा तो है, लेकिन उसके जो बनिया आया था उसके पैसे देने हैं भैया। तो मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न करते। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था, आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाली, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात के उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की कड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह अब यहाँ से गिरधारी खत्म। गिरधारी भाई चला गया, चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, घूमने गए होंगे, उसकी पत्नी ने सोचा, लेकिन भाई उसको कौन बताए कि वो तो लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा, इसने तो भाई मुझे काला कर दिया, अब ठीक है। 2-4 घड़ी न लौटा तो और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी। जब गिरधारी का पता न चला, संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया।
और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। उसको दिखा, मतलब उसने कल्पना नहीं की, मतलब दिखाई था, लेकिन वो मर चुका था उस समय। सुहागी बोल उठी, घर जाओ, वहाँ खड़े क्या कर रही हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिजई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिकादीन ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हारी सुहागी हैरान हो रही है। कहाँ से आ रही हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चली। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिकादीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिकादीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पड़ती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। यह अब मजूर है। सुहागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह मजूर की माँ है। कालिकादीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेने से डरते हैं भाई। तो ये थी हमारी बलिदान कहानी। अच्छी कहानी है काफ़ी, और पढ़ने में भी मुझे भी अच्छा लगा। और आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइए, मैं दूसरी कहानी भी पढ़ दूँगा। और इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भाई देखो, मैं मैथ कर रहा था। ये कैसे दिखाऊं? ये देख लो, मैथ कर रहा था और तब तुम्हारे जाके वीडियो की याद आई कि मैंने आधा सुना दिया था, आधा सुनाना है, तो मैं आपको सुनाने लगा।